आज ना हम लोग ज्यादा न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे पास में बेस्ड होते हैं आपकी बुक्स के अंदर। देख लेते हैं जरा एक बार। आज हम लोग बुक्स के क्वेश्चंस करने वाले। तैयार हो मेरे साथ सब लोग? वर्क पावर एनर्जी के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। और जो आप लोग सब अपनी कॉपीज में आंसर नंबर लिखते रहना। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, है ना बच्चों? ये वाला मैं आपको पीडीएफ पे भेज दूंगा। बच्चों अगर आप चाहे तो इनके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ बॉडी ऑफ मास n इज रेज्ड टू अ हाइट h अबव द ग्राउंड? अगर m मास की बॉडी को h हाइट तक ऊपर उठाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सही बोला है ना मैंने? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जब भी आप एक m मास को ऊपर उठाओगे तो यू विल बी डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। You will be doing work against gravity and that work done would be stored as a potential energy in the body। उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो चीज स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? कम ऑन, आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। वैसे जो आप लोगों ने होमवर्क मुझे करके दिए बहुत अच्छी बात है बच्चे लोग कि आपने होमवर्क किया। अभी और भी देना शुरू करूंगा। दिस इज अ हाई टाइम यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द स्कूल एग्जामिनेशंस, है ना? अब स्कूल एग्जामिनेशन का हमारा टारगेट है, स्कूल एग्जामिनेशन का बड़ा टारगेट है। चलिए, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। आप बता दीजिए एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? जूल्स। जूल्स 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 इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। जूल्स इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। इज वर्क स्केलर और वेक्टर? लिख लीजिए, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। Work is a scalar quantity. It does not have any direction. Work is a scalar quantity. It does not have any direction. Work scalar quantity है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और आज जो मैं क्वेश्चंस आपको करके बता रहा हूँ ना, इससे ये भी पता लगता है कि हमको क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। In what way we are supposed to do the questions, है ना? कि हमको क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। अच्छा, define 1 joule. Have I already defined 1 joule? क्या मैंने 1 जूल पहले ही डिफाइन कर दिया था? अब आपको कायदे में आज 1 जूल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। समझ गए ना सब लोग? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों लोग ये क्लियर हो गया? डिफाइन 1 जूल क्लियर हो गया ना बच्चों लोग? व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ फोर्स टू डू वर्क ऑन अ बॉडी? What is the condition for a force to do work on a body? It should produce certain displacement. It should produce certain displacement. एक फोर्स कब बोलेगा कि वर्क किया है? कैसे मानेंगे? जब तक कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो लिख लीजिएगा, the force applied must produce certain displacement। कुछ डिस्प्लेसमेंट जरूर हो जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चे लोग? डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है? इज एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी? जल्दी से मुझे सोचकर बताओ, क्या एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है? नो सर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर अभी तो समझाया मैंने, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी? दोनों की यूनिट जूल्स है। दोनों की यूनिट क्या है? जूल्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 8, what is the work done against gravity when a body is moved horizontally along a frictionless surface? What is the work done against gravity when a body is moved horizontally on the frictionless surface? अगर एक बॉडी को ऐसे हिलाया तो अगेंस्ट द ग्रेविटी से कितना वर्क डन होगा? सर 0 हो जाएगा ना सर? कितना हो जाएगा? 0। समझते हो ना क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0, देयरफॉर द वर्क डन इज 0। क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका जस्ट समझा करो फट से कि अच्छा ये पूछ रहा है। इंग्लिश में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है। और अगर आपके पास एस चांद हो भी ना तो फिलहाल लेके मत बैठना उसको, फिलहाल लेके मत बैठिए।
वरना पता लगा उससे आंसर देख देख के बोलते रहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस इफ द स्पीड इज डबल्ड। अगर बॉडी की वेलोसिटी में स्पीड में डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। लेकिन मैं इसको करा देता हूं, लिखिए अपनी कॉपीज में। What happens to the kinetic energy of the body? What happens to the kinetic energy of the body if the speed becomes number 1 double, number 2 triple, number 3 4 times, number 4 8 times। बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर स्पीड डबल कर देंगे। स्पीड को अगर ट्रिपल कर देंगे तो क्या होगा, स्पीड को अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो क्या होगा, और अगर स्पीड को 8 टाइम्स कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आएगा। तो देखिएगा प्लीज, काइनेटिक एनर्जी होता कितना है, ई मान लेता हूं, ई के मतलब एनर्जी काइनेटिक। फॉर्मूला कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? लेकिन अभी आपने वेलोसिटी को कितना कर दिया है, डबल। तो वेलोसिटी अगर डबल हो गई तो वेलोसिटी की जगह 2v आ जाएगा, और एनर्जी तो चेंज हो जाएगी ना, तो इसको ई डैश के लिख दो। ई डैश का मतलब चेंज हो गया, कुछ भी एनर्जी नया आ गया, नया एनर्जी इज ई डैश, न्यू एनर्जी इज ई डैश। समझे ना, न्यू एनर्जी इज ई डैश। हो गया बच्चों, न्यू एनर्जी इज ई डैश। तो बच्चों ई डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 m 4v स्क्वायर हो जाएगा। 4 को बाहर निकाल देता हूं और बचेगा 1/2 mv स्क्वायर। तो क्या 4 इंटू ये 1/2 mv स्क्वायर ई के है ना, तो क्या मैंने प्रूव कर दिया E डैश के इज इक्वल टू 4 इंटू ई के। मतलब न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। प्लीज इसको नोट कीजिए, एक बार और करके बता दो। देखो मैं करके बता रहा हूँ, 9 टाइम्स होगा, लेकिन ये बात सही है। देखिए फिर दोबारा से सेकंड पार्ट कर रहा हूं इस बात में। एनर्जी काइनेटिक इज हाफ mv स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत? अभी आपने क्या किया, वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया, तो 3v द होल स्क्वायर, 3v द होल स्क्वायर, और e डैश के, e डैश के मतलब एनर्जी काइनेटिक, e डैश के। क्योंकि जब वेलोसिटी 3 टाइम्स हो गई, अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स हो गई तो काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी कि चेंज हो गई? चेंज हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ई डैश। ई और ई डैश का फर्क ये हो गया, ई इज द एनर्जी एंड ई डैश इज द चेंज्ड एनर्जी। कुछ लोग E1 और E2 भी करके लिख सकते हैं, कुछ लोग E1 और E2 भी करके लिख सकते हैं इसको। अच्छा अब क्या होगा, अब ये हो गया है ई डैश के इज इक्वल टू हाफ m 9v स्क्वायर। अब 9 तो अलग कर देता हूं और 1/2 mv स्क्वायर अलग कर देता हूं। अब ये बताइए 1/2 mv स्क्वायर क्या है, ई के है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है ना, वो पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी का 9 टाइम्स है। क्या इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी करोगे? थर्ड पार्ट, E डैश के इज इक्वल टू हाफ m 4v द होल स्क्वायर। तो क्या 16 E के हो जाएगा, और फोर्थ पार्ट में E डैश के इज इक्वल टू हाफ m 8v द होल स्क्वायर। तो क्या 64 E के। यार मैंने तो सारे पार्ट्स कर दिए। तो बच्चों लोग हम वापस से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m and moving with velocity v।
क्या आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 10 का? हाफ mv स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो क्या आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर। हैव यू गॉट दिस? हाफ mv स्क्वायर। बोल दीजिए क्या डाउट है, बोल दीजिए अगर कोई भी और डाउट है तो। हाँ, तो 1/4, जितना भी आप वेलोसिटी को चेंज करोगे उसका स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, है ना? जैसे अगर आपने वेलोसिटी को हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/4। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। काइनेटिक, अगर वेलोसिटी को 1/3 कर दिया आपने, 1/3, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम्स 1/9। On what factors does the kinetic energy of the body depend? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? एक तो मास पर डिपेंड करती है, एक वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। On what factors does the kinetic energy of the body depends? तो kinetic energy of the body depends on mass and velocity। क्या दोनों पर सेम डिपेंड करती है? नो। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, बट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? आप अपनी कॉपीज में लिखिए, मैं बोल देता हूं। If a body of mass m is moving with velocity v, if a body of mass m is moving with velocity v, if a body of mass m is moving with velocity v, then its kinetic energy, depends on mass of the body and velocity of the body। Mass of the body and velocity of the body, but its dependence is not same, but its dependence is not same, but its dependence is not same। इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी को चाहे तो के ई लिख दो, चाहे ई के लिख दो। इट्स प्रोपोर्शनल टू एम, इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अच्छा, अब आप सोचकर बताना सब लोग प्लीज, कि अगर हम मास को डबल करें या वेलोसिटी को, स्पीड को डबल करें, तो क्या काइनेटिक एनर्जी दोनों में एक ही प्रकार से चेंज होगी? Will there be equal change in the kinetic energy? फिर दोबारा से क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, if we double the mass or if we double the speed, which will affect the kinetic energy more? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर, फिर काइनेटिक एनर्जी E डैश के हो जाएगी हाफ, मास को डबल करेंगे ना ऐसे करके, सही है कि नहीं? इन 2 को कैंसिल मत करो, इस 2 को बाहर ले लो बस, तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो वुड इट बी 2 e के? यानी सर अगर आपने मास को डबल किया ना तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इफ यू डबल द मास द काइनेटिक एनर्जी विल गेट डबल, ये मैंने यहां से लिखा। इफ यू डबल द मास द काइनेटिक एनर्जी विल गेट डबल। इफ मास इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी
is kinetic energy also get double. लेकिन अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पे ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2m 2v द होल स्क्वायर। फर्क समझ में आ रहा है क्या? 2v द होल स्क्वायर इस बार डबल वेलोसिटी हो गया, तो 1/2m वुड इट बी 4v स्क्वायर, 4 कॉमन हो गया, 1/2mv स्क्वायर 4e डैश के। फोर ई के होना चाहिए, ये के और ये के। बोलो आया क्या समझ में? अगर आपने स्पीड डबल करी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, मास डबल करी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। ये बताओ, अब आप गोली की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे कि मास? अगर आप चाहते हो कि गोली से ज्यादा इंपैक्ट आए दुश्मन को, तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे कि मास वेलोसिटी? अब अगर याद हो आपको कुंफू कराटे में, क्या जो कुंफू कराटे जो प्ले कर रहा होता है, क्या उसका मास ज्यादा होता है कि उसमें स्पीड ज्यादा होती है? स्पीड ज्यादा होती है, तो इसलिए उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होती है तो इसलिए उनमें क्या ज्यादा होती है? एनर्जी। मोर इज द स्पीड, मोर इज द एनर्जी। बोलो आ रहा है समझ में क्या? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? स्पीड की वजह से एनर्जी ज्यादा चेंज होती है। तो चलेगा, मैं वापस से क्वेश्चन बैंक पे आता हूं वापस से। तो चलो, हम लोगों को ये बात समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी मास पर भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है, बट ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर। विल इट डिपेंड इक्वली? नो सर, इट डज नॉट डिपेंड इक्वली। क्वेश्चन नंबर 13, आपको ऐसा लगेगा सर को कैसे पता लग जाता है क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं? 13 देखिए, which would have a greater effect on the kinetic energy of an object, doubling the mass or doubling the velocity? आंसर क्या होगा? doubling the velocity, doubling the velocity। किसका ज्यादा इंपैक्ट होगा, मास डबल करने का कि वेलोसिटी डबल करने का? तो वेलोसिटी डबल करने का ज्यादा इंपैक्ट होगा। बोलो आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद कीजिए जल्दी से। How fast should a man of 50 kg run so that its kinetic energy would be 625 joules? करोगे आप खुद? करिए जल्दी से क्वेश्चन, कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं करूंगा। मास दिया हुआ है 50 kg का और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ 625 जूल्स और स्पीड पूछा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 625, हाफ ठीक है, मास कितना है 50 इंटू वी स्क्वायर, तो ये हो गया है 25, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 25, तो वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 25, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर क्या होगा? 5 मीटर्स पर सेकेंड। बोलो आएगा समझ में? 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल भी मैंने ले लिया उधर पे और ये आ गया आपका न्यूमेरिकल। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दोनों हो गए आपके, 14 एंड 15। अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं वही ले लेता हूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा प्लीज। बोल रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बोथ। उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है या दोनों है? अ मैन क्लाइंबिंग अ हिल, कौन सी एनर्जी है उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। अ फ्लाइंग एरोप्लेन, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक
A bird running on the ground, kinetic. A ceiling fan in the off position, potential energy. A stretched spring lying on the ground, potential energy. But stretched spring में gravitation potential energy नहीं, elastic potential energy होगी. Stretched spring में elastic potential energy होगी. समझ गए ना? हाँ, रखी हुई है, spring lying on the ground. तो उसके अंदर दोनों हो जाती है, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. बिल्कुल सही बोली. चलिए, तो ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा. कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा प्लीज. अभी थोड़ी देर में दिखाई, ये कोई डाउट नहीं. सुनिए, मैं भेज दूंगा उस पर. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट जल्दी से. Two bodies A and B of equal masses are kept at a height of h and 2h respectively. What will be the ratio of their potential energies? Two ratio. No, one ratio. One ratio. ऐसा लिखेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू mgh. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू mg2h. अब इसका रेशियो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का. तो ये हो जाएगा mgh और mg2h. 1:2 हो गया ना रेशियो. बना के नहीं? तो बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19. 19 मुझे बताओ जल्दी से करके बनेगा क्या? क्या निकालना है? कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन. आप बताइएगा क्या हो रहा है? बॉडी को ऊपर पुल कर रहे हैं ना. बॉडी को जब ऊपर पुल कर रहे हैं तो फॉर्मूला कितना लगेगा? mgh. m कितना हो जाएगा बॉडी का? 100 kg. g है 9.8 और हाइट है 5. क्या आंसर निकाल देंगे क्या आप लोग? बोलिए तो. वर्क डन का ही तो लगा है. अगर आप चाहें तो वर्क डन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा लगा सकते हैं. फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg, s की वैल्यू हो जाएगी h इनटू कॉस 0. याद होगा कल यही तो डेरिवेशन किया था पोटेंशियल एनर्जी का. तो आंसर होना चाहिए 490 जूल्स. यार ये 5 मीटर है, 0.5 नहीं है. ये लीजिए 4900 लिख दिया है यार, गुस्सा मत होगी. क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से देखकर बताइए सही है कि नहीं. State whether the following statement is true or false. The potential energy of the body of mass 1 kg kept at a height of 1 meter is 1 joule. 1 किलोग्राम की बॉडी अगर 1 मीटर की हाइट पर है तो उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल होगी. ये ट्रू है कि फॉल्स है? एक काम करते हैं, 1 किलोग्राम की बॉडी की 1 मीटर की हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं. मास तो हो गया 1 किलो, 9.8. अरे सर 1 जूल नहीं 9.8 जूल होती है सर. The potential energy of the body of mass 1 kg kept at a height of 1 meter is not 1 joule. It is 9.8 joules. समझे कि नहीं? तो ये फॉल्स हो गया कि ट्रू हो गया? बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 23 के सारे फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे क्या?
ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर। तो अब आंसर्स देख लें फटाफट। फर्स्ट का आंसर हो गया है वर्क इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। The work done by a body moving a circular path is 0. 1 joule is the work done when a force of 1 Newton moves the body through a distance of 1 meter in the direction of force. The ability of the body to do work is called energy. The ability of the body to do work because of its motion is called kinetic energy. क्या भाई साहब क्या बोल रहे हैं? The sum of the potential energy and kinetic energy of the body is mechanical energy. कुछ भी आएगा ना तो मैं करा चुका हूं आपको, तभी दे रहा हूं वो क्वेश्चन। कुछ भी होगा ना वो मैं आपको करा चुका हूंगा, मेरे लेक्चर्स में वो आ चुका होगा। तो बच्चे लोग आज की क्लास में अब आपको ये क्वेश्चंस और करने हैं। अभी चलिए बच्चे लोग आज की क्लास इसके बहाने से अब इसके साथ हमारी क्लास आज की खत्म हो रही है।